वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे एपिसोड के मेहमान राफील चौधरी हैं एंड you guys probably know him as he's a very famous guy linked to fast and all the stuff related to fast. तो आज इंशाल्लाह हम इनसे बात करते हैं और फास्ट के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग स्टफ एज वेल। अस्सलाम वालेकुम राफील भाई, हाउ आर यू? Walaikum salam. I'm good. How about yourself? जबरदस्त। राफील भाई, लेट्स स्टार्ट विद योर अर्ली एजुकेशन और अर्ली करियर स्टार्ट। जब आप पाकिस्तान से करते हैं, लाइक बिफोर फास्ट, हाउ वाज योर लाइफ लाइक, हाउ वाज द एजुकेशन एंड टेल अस अबाउट दैट। Yeah, I'll do a quick roundup. So my pre-kindergarten, or you can say kindergarten, was there's a school like the Sacred Heart School, और वहाँ से हुई फिर I went to there's a small like 5-6 महीने के लिए went to this used to be a prep school for crescent admission test called Yusuf Academy. So I went there. Now it's called, I think, the Yusuf School System. It's a school itself now. It used to be a prep academy before. And then I went to Crescent Model for my elementary. So wahan se maine, I did my O levels, A levels, and then that landed me too fast. So that's the 30-second view ओके, of आई my. वांट टू नो कि वो जो माइंडसेट था कि सीएस करना है या फिर टेक की कोई भी डिग्री करनी है उस वक्त, आई डोंट रिमेम्बर कि उस वक्त कौन कौन सी डिग्रीज थी, वो भी फास्ट से करनी है। सो टेल अस अबाउट दैट, आप फास्ट में कैसे आए? अच्छा, मेरे क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग ए लेवल्स, तो मेरे जितने दोस्त थे या मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, सो मोस्टली उनमें से या तो बाहर आ गए, क्योंकि उस वक्त ओ लेवल्स ए लेवल्स बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, एंड तो मेजॉरिटी की जो होती थी कि दे वुड कम हेयर, और फिर आपको इक्विवेलेंस इतनी नहीं मिलती थी, तो मेडिकल में भी बहुत कम लोग जाते थे। सो तो मेरे भी जितने भी मेरे साथ ए लेवल्स ओ लेवल्स में थे, या तो बाहर आ गए, या उनकी एक इंटेंशन होती थी कि जो मेडिकल वाले होते थे उनकी इंटेंशन होती थी कि दे वुड गो टू आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जो इंजीनियरिंग वाले होते थे उनकी होती थी कि वील गो टू ईदर यूएटी, अगर हमारा वहाँ इलेक्ट्रिकल में मेरिट आ गया, नहीं तो वील गो टू गुलाम इसाक खान। सो मेरे भी यही गोल था कि भाई इलेक्ट्रिकल में अगर यूएटी में नाम आ गया सो उधर जाऊंगा, नहीं तो गुलाम इसाक खान जाऊंगा। सो इलेक्ट्रिकल में यूवीटी में तो नहीं आया नाम, उतने नंबर नहीं आए, स्लाइटली मार्जिन से मिस हो गया, बट मेरा जीआईके में हो गया। सो उस वक्त वन ऑफ माय अंकल्स who used to teach at UMT, he was a very good friend of there's a professor at FAST called Liaquat Majid Sheikh साहब। तो एक तो वो इन्फ्लुएंस थे कि उनका बड़ी कोशिश थी कि जी फास्ट जाना है। दूसरा, सो आई वुड से 3 फैक्टर्स थे अगर अब मैं सोच रहा हूँ उसमें, तो एक तो मेरे एक अंकल हैं, उनकी पुश थी, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, और दूसरा ये था कि मैं फास्ट जाता था क्योंकि देयर यूज्ड टू बी एन इवेंट कॉल्ड सॉफ्ट टेक। सो इवन व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स ए लेवल्स, सो वी यूज्ड टू गो देयर, और वहाँ पे उस जमाने में 90s में जो लोग जाते थे उनको पता हुआ एक इंटरनेट कार्ड होते थे, और वो इंटरनेट कार्ड की जो बेस्ट डील्स होती थी उस वक्त सिटी में, वहाँ पे सारे आईएसपीज आए होते थे फास्ट लाहौर में, और वहाँ पे आपको मिलती थी फास्ट पे। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रो टू फास्ट। मुझे सॉफ्ट टेक से पहले नहीं पता था कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड फास्ट। और फिर थर्ड पुश थी जिनके रेफरेंस से आप मेरे पास आए हैं, नुमान सईद। So मैं there was a friend of mine in O level A levels, and O levels में senior थे Crescent में, so he was also applying to FAST, so he took me to FAST, and जब वो मैं गया उधर वैसे ही इंट्रो में, तो मुझे वहाँ पे नुमान भाई भी मिल गए, so he also kind of pushed me कि यार नहीं, you should come here। So essentially grand scheme of things, जहाँ आपका नसीब लिखा होता है आपने जाना होता है, मेरी कोई फास्ट was never my first choice, और उस वक्त इंटेंशन ये थी क्योंकि my A levels O levels was more focused on engineering side, fast was known for CS। तो और फास्ट उसी साल, उससे एक साल पहले उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का बैच शुरू किया था, टेलीकॉम इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का।
तो my like goal was कि मतलब I will go to engineering in GIK या NAST या वहीं किसी और जगह पे. But then the final push came from my father कि भाई अगर UT में नहीं जाना तो लाहौर में ही रहना है, लाहौर से बाहर नहीं जाना अंडरग्रेड के लिए, because he wanted me to keep him like myself closer to him and don't like for he's like undergrad from Lahore से करनी है, बाद में कहीं बाहर जाना तो चले जाना, right? So then that became the final push कि जी fast जाना है और engineering ही करनी है. But I think if I look back, it was an accident, I would say, but it did help in whatever turned out later in my life. जो भी उसकी connections बने, सब कुछ बना. That so hopefully that is something. Yeah, interesting, super interesting story. Okay, so let's now jump into your journey के आप fast में थे. How were the 4 years उस time fast पे? Like environment उस वक्त कैसा था? Faculty, रगड़ा especially and all that. अच्छा, फास्ट के उस वक्त 4 कैंपस थे, 2 कराची में थे और एक लाहौर में था, और इस्लामाबाद वाला भी जो कैंपस था जब हमने स्टार्ट किया था तो वो G9 वाला कैंपस था जो अब हेडक्वार्टर्स है आपका. सो इट वाज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी. अगर आप इस्लामाबाद वाले कैंपस में भी जाते तो एक टॉल बिल्डिंग थी, एवरीबडी न्यू ईच अदर. 150 जब हमें 2001 बैच जो था वो 150 लोगों का था. 2002 जो था was around 250, और उसमें से भी लोग छोड़ जाते थे बीच में. And then 2003 was a bit bigger. जब हमारा बैच आया था, that was one of the, लोग कहते थे one of the biggest batches, because उस वक्त नए programs पास शुरू कर रहा था after getting the university status. So हमारे जो बैच था उसमें I think there were 250 telecom के थे, 50 computer engineering के थे, और 200 telecom के थे, 50 computer engineering के थे, 100 CS के थे, और 50 BBA के थे. BBA जो था वो हमारे बैच के साथ शुरू हुआ था. So that was our BBA 2004 was the first batch. So we were 400 people, right? So it was a big batch. But in terms of campus life, ये था कि because they were very small, like community बहुत small थी, तो everybody knew each other, right? Seniors, juniors को सबको एक दूसरे को जानते थे. So it was more kind of a community rather than कि अभी मैं जब पूछता हूँ तो लोगों को बैचेस का ही नहीं, अपने बैचमेट्स का ही नहीं पता होता. So everybody knew कि everybody was within like 1 or 2 second degree connection आपका निकल आता था कि अच्छा ये उसका बैचमेट है, ये कुछ है. और over the 4 years या 3 years आपकी वैसे ही सबसे दोस्ती हो जाती थी. And if you're active in societies and other extracurricular activities, तो फिर तो you knew kind of everyone कि जी कौन है. And with seniors I think हमारा बड़ा अच्छा relationship था कि we would consider them our siblings and seniors, and उन्होंने बस कह दिया है कि जी ये काम करना है तो ये करना है. मीन्स कि अगर वो रात को इवेंट के लिए सेटअप करना है कोई, तो उन्होंने आपको कह दिया तो you are gonna be there at the campus all night to get this thing done. तो I think अच्छा एक्सपीरियंस था. सिमिलर टू अगर आप कह लें कि GIKI की कैंपस लाइफ होती है, उसी तरह था. बट इट वाज मोर ऑफ कि आप सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं. सो बेसिकली you're spending most of your day at the campus, so the fast itself was your family. अमेजिंग. अच्छा, इसमें से मुझे पॉइंट याद आया कि काफी लोग ना कहते हैं कि यार फास्ट बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी है ना, बाकी यूनिवर्सिटीज देखो कितनी बड़ी बड़ी है. सो आई जस्ट मेंशन दिस पॉइंट देयर एज वेल कि हमारे कैंपस का छोटे होने का यही फायदा है कि यू नो एवरीवन. यू आर नॉट इनटू अ यूनिवर्सिटी उस टिपिकल टाइप की, यू आर इनटू अ फास्ट फैमिली. your faculty members are also sitting with you in the मतलब कैफे के टेबल में आपके साथ चाय पी रहे हैं, और वो सब इतना लाइक लीनियंट एनवायरनमेंट होता है यूनिवर्सिटी में. सो I just love fast for this. Okay, so हाँ, दूसरा ये कि I think मैंने एक आपका पॉइंट उसमें मिस भी करिए था कि रगड़ा वो still there, right? I remember कि हमारे intro to computing का जो था उसमें
आई थिंक हमारे जो 3 आधे लोग फेल थे इंट्रो टू कंप्यूटिंग, जो पहला कोर्स होता है। फिर इसी तरह जो आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, उसमें एफ आते हैं, मेरा एफ उसमें आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स जो होता है, फिर उसमें लोग हमारी में हमें 70% लोगों के एफ थे, ठीक है, कोई 15-16 लोग ही पास हुए थे। सो रगड़ा तो उस जमाने में भी था, ये नहीं है कि, और उस वक्त टीचर्स भी वो थे। बट आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा आज तक एफ किसी सीनियर फैकल्टी मेंबर से नहीं आया कभी, मतलब ऑल वर लाइक आई वुड से मीडियोकर टीचर्स अनफॉर्चुनेटली जिनसे आया। लेकिन जितने भी मेरे एनी डॉक्टर दैट आई स्टडीड फ्रॉम या कोई सीनियर बंदा था जिससे मैंने पढ़ा, उससे कभी एफ नहीं आया। लेकिन जो बिल्डिंग्स का आप कह रहे हो, तो बिल्डिंग्स जो थी, जिसका मैंने इस्लामाबाद का बताया कि इस्लामाबाद की तो एक ही सिंगल बिल्डिंग थी, उसी के अंदर फ्लोर्स थे, उसमें कुछ पे कैंपस था, कुछ पे हेड ऑफिस था। लाहौर कैंपस जब हमने ज्वाइन किया था तो उसमें सिर्फ वो सामने वाली फ्रंट बिल्डिंग थी, और जो साइड पे जो उसको भी मैंने बहुत एक्सपैंड कर दिया, D1 दो कमरे थे साइड पे, दोज वर द। अगर अब आप लाहौर कैंपस जाओगे तो आप यू नो सी 1 2 3 4 5 6 लाइक 8 9 बिल्डिंग्स उनकी लाहौर कैंपस भी बन गई हैं। सो इट वाज नॉट लाइक दैट, राइट? सो आपके पास व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड, you literally had one building to roam around, and you were not scattered in other buildings. लेकिन अब इस्लामाबाद कैंपस जाओ, which is now H12, तो वहाँ पे तो you can, there's a chance that you might not run by anyone like during your 4 years of life. और सिमिलरली कराची का जो उन्होंने बिल्डिंग एक्सपेंशंस की हैं, सो क्योंकि दोज वर द नीड ऑफ द आवर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ इनटेक ऑफ जो स्टूडेंट्स या प्रोग्राम से फास्ट शुरू कर रहा था। तो हम बिल्कुल उस पॉइंट पे आए थे जब फास्ट अभी एक कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी में ट्रांजिशन कर रहा था, और उसके लिए उनको सब चेंजेस करनी पड़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा था। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इज के जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि जो फास्ट की जो पावर लाइन बिछाई थी, वो लाइक आई वाज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने वो जो पूरा एक बड़ा रोल आता है, वो हमने पूरा जो लाहौर में हाईवे है उसके ऊपर रोल किया था, उसको अंडरग्राउंड जो सारी उसकी जो तार डाली थी, मेन तार जो आ रही थी ग्रिड से, वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने ही पूरा वो उसको मिलके रोल किया था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एट दैट टाइम, दैट कि जी बस ये हमारी यूनिवर्सिटी है, सो वी हैव टू कंट्रीब्यूट द वे वी कैन। सुपर इंटरेस्टिंग। ओके, तो राफिल भाई, आई जस्ट थिंक समटाइम्स के फास्ट भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, लाइक ओके इट्स अ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, बट लाइक अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये भी तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इतने शायद फंड्स इतने ज्यादा नहीं है जितना बाकी यूनिवर्सिटीज के पास है। सो व्हाट वाज द सीक्रेट कि सीएस के अंदर फास्ट ने अपना नाम बना लिया, जबकि बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस तरह से नाम नहीं बना सकें? आई थिंक उसमें काफी फैक्टर्स हैं, मैं like can talk about them in detail, but एक तो first was कि they were the first ones which were more structured. एक तो मतलब 85 में अगर आप एक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उस वक्त nobody actually kind of had clue कि भाई आप एक CS का प्रोग्राम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। like मतलब अगर आप जाओ, since just to give Gen Zs and Gen Alpha some background कि 95 96 तक तो अभी ऑफिसेज में कंप्यूटर थे, घरों में कंप्यूटर आए नहीं थे, एंड यू आर स्टार्टिंग अ CS डिग्री इन 85, राइट? सो 84 में इनटेक शुरू हुई, 85 में पहला बैच आया। सो एक तो दे वर द फर्स्ट वंस। सेकेंडली द बेस्ट थिंग वाज दे हायर्ड द बेस्ट। सो जो डॉक्टर यूब अलवी, डॉक्टर फावरजिया, ये सारे लोग जो थे, इवन डॉक्टर जो थे हिलाल कुरैशी साहब, ये सारे लोग बाहर से आए थे, और इनको सीधा फास्ट ने वहाँ से रिक्रूट किया। एंड द फैकल्टी, आई वुड से द फैकल्टी इटसेल्फ जो थी, कराची में थी डॉक्टर हसीना खातून थी, बाकी लोग थे, ये फैकल्टी इटसेल्फ वाज द रीजन के फास्ट इतना गया ऊपर। क्योंकि these guys worked in some software companies in some capacity, या ये PhD fresh अपनी CS में करके आए थे। So there were some
unknown institutes like जो सिर्फ आपको एक प्राइमरी एजुकेशन दे रहे थे कि जी क्या है, लेकिन आई थिंक द फैकल्टी इटसेल्फ वाज द मेन रीजन जिसने किया। और फिर जब इसके एलुमनाई निकले तो एलुमनाइज ने भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया कि भाई अगर अच्छा लाइक एंड देयर सम कंपनीज, बहुत कंपनीज तो ज़्यादा थी नहीं, तो जब कंपनीज स्टार्ट थी जो शुरू में आई, जो पुरानी अगर आप देखें हिस्टोरिकल, टेक्लॉजिक, क्राफ्टसॉफ्ट होती थी, नेटसोल थी, तो वो लोग भी जो थे शुरू में इन लोगों को ही, क्योंकि और लोग तो निकलते नहीं थे तो ये सारे लोग ही वहीं चले जाते थे, राइट, वहीं पे, या बैंक्स में चले जाते थे, एपीएम नैमरो में चले जाते थे। सो वो जो एक नाम बना फास्ट का वहीं से बना कि एवरीबडी दे हैड गुड टीचर्स, और फिर साथ जो है क्योंकि एक ही इंडस्ट्री जो थी उसको कोएग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मोस्टली उसमें या यूटी के लोग या फास्ट के लोग ही जाते थे। So that's how fast came. फास्ट ने अपने आप को सस्टेन भी ऐसे किया कि क्वालिटी रखी, जिस तरह भी आप पहले कह रहे थे कि रगड़ा और दिया, ठीक है। सो तो जो भी निकलता था उसको एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ सीएस का पता था, रादर देन के मतलब इवन इंजीनियरिंग के जो लोग थे, हम लोग वी वर लाइक, हमारे जब हम निकले तो उस वक्त इंजीनियरिंग की जॉब्स थी नहीं, so majority of them got absorbed into quality assurance work या CS की फील्ड में चले गए, किसी ने अपनी कंपनी खोल ली। so that's how majority of the people, so CS में अगर आप उस वक्त आप देखते तो 2-3 नाम ही थे, अगर आप देखें पिक्स था which is now called UCP and FAST था। so that's, I think that's how FAST maintained its name, तो वो है, but obviously now there's fierce competition, a lot more universities भी इतनी नहीं थी, क्योंकि ये तो मुशर्रफ एरा में सारी यूनिवर्सिटीज आना शुरू हुई, when he started giving private university charter status and everything. So hope that answers your question. Yes, absolutely. Okay. So आगे चलते हैं, और you as are very, extrovert type of person, engaged in co-curricular activities during the degree and after that as well, जिसमें हम आप भी आते हैं। तो how has the connections at FAST helped you after graduating? और let's talk about कि जब आप graduate हो गए तो उसके बाद क्या scenario था? Yeah, FAST के जो connection है वो देखो, when you look at life, right, you are not looking at connections. कुछ लोग होते हैं जो connections build करते हैं just for stepping stone, which is, I won't say a big वैसा unnecessary idea है, या like people just build connections for their own sake, right? मेरे connections were more of a lifetime के जी we are helping out each other, right? हम चाहे कोई भी काम करना है, कोई सोशल कैंपेन चलानी है, और कोई किसी को हज के लिए हेल्प करना है, उम्रे के लिए हेल्प करना है, सो वी वर ट्राइंग टू हेल्प आउट ईच अदर इन एवरी कैपेसिटी। सो जब मैं निकला, अच्छा फास्ट के जो, अगर आप जनरल कहते हो कि फास्ट के कनेक्शन से कैसे हेल्प किया, तो मेरे जब एंड इट्स नॉट ओनली फास्ट, राइट, मैं जब फास्ट लाहौर में था तो वहाँ पे ईमान भाई से, जैसे आपको पता है, मुलाकात हुई। ईमान भाई was in final year, he was the chairman of IEEE New 6 Lahore, which is a very active student branch. तो उससे इंटरनेशनल जो मुझे कनेक्शन मिला, because IEEE New 6 became one of the best student branches in Lahore section and even in Pakistan. और हम लोगों ने उसमें बहुत कनेक्शंस बिल्ड किए, वेदर इट बी विद IEEE LAMS, IEEE UET, उनके ऑफिसर्स, पूरे पाकिस्तान में जो IEEE का इंफ्रास्ट्रक्चर था। देन आई बिल्ट आउट फर्स्ट वुमेन इंजीनियरिंग चैप्टर इन पाकिस्तान, तो जब बाबर भाई वाज द चेयरमैन, एंड वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें ग्लोबल लोगों से, यहाँ पे जो IEEE हेडक्वार्टर्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर सॉफ्टेक में आई वाज वेरी एक्टिव, फाइनल ईयर में सॉफ्टेक का प्रेसिडेंट भी था। सो उसमें मतलब जितनी भी पाकिस्तान में इट वाज अ प्राइम इवेंट एट दैट टाइम, यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इवेंट्स भी ज़्यादा नहीं थे,
और सॉफ्टेक एक बहुत प्राइम इवेंट था, जिसका उस जमाने में जब आप कहते थे कि यार बजट इज 4 मिलियन, राइट, और 4 मिलियन का बजट अगर अब आज से 20 साल पहले एक इवेंट का है, स्टूडेंट इवेंट का, सो इट वाज अ टीडियस टास्क। और उस केस में आपको 4 मिलियन जो है रेज करने के लिए यू आर एग्रेसिवली गोइंग टू कंपनीज भी तो सॉफ्टवेयर कंपनी ज्यादा नहीं थी, सो यू वुड गो टू MNCs, you would go to retail businesses, you would go to bookshops, you would go everywhere to raise that 4 million. तो क्योंकि फास्ट itself तो बहुत ज़्यादा उसमें contribute नहीं करता था, and that was I think the learning piece for us as well कि जी आपको rejections वहाँ से समझ आती हैं, like real world rejections. तो that was my most, I would say 2007-8, one of the most stressful time of my life जहाँ पे मुझे बहुत rejections हुई, and I मतलब life completely changed, right? आपको, और ये I think you would, as you guys go, अगर आप second year third year में हो, तो you will feel this कि जब वो इंसान जब अंदर से वो टूटता है, और you know then you have this closer relationship with the God to get things done, कि हमें जब इस तरह हो रहा था कि यार मतलब ये हमारी, अगर हमने पैसे रेस ना किया तो सॉफ्टेक नहीं होगी। सो वही मेरे सारे बाल अगर आप देखो उसी जमाने में गिरना शुरू हुए सारे, with all that stress. So but that actually trained us for the life, right? और उसी जमाने में मैंने 2005 I did Telenor start हो रहा था पाकिस्तान में, so that was the very first year of Telenor, so I did my internship over there. Next year I did my internship in Warid. So लेकिन उससे मुझे अंदाजा हो गया कि यार these are the jobs जहाँ पे I wouldn't be able to contribute too much. So ये जो सारे अब हमने connections बना लिए over the years, सारा कुछ, and उस वक्त एक बड़ा पाकिस्तान में concept आ रहा था, thanks to Zia Imran and Jahara and everyone के Zafar Khan के people were trying to do startups. So that encouraged me. So as soon as I graduated, तो इंजीनियरिंग की तो बहुत ज़्यादा ऐसे जॉब्स थी नहीं, सो मेरा बिल्कुल ही पहले ही ग्रेजुएशन से पहले ही गोल था, और ग्रेजुएशन से एक साल पहले ही आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट टू स्टार्टिंग डूइंग माय स्टार्टअप इन पाकिस्तान। सो उसमें ऑब्वियसली वास के कनेक्शंस ने भी हेल्प किया, जो एक्सटेंडेड कनेक्शंस हैं उन्होंने भी हेल्प किया। सो आई थिंक दैट्स लाइक इन अ नटशेल योर आंसर। Would you like to tell about जो वो स्टार्टअप था वो क्या बना उसके बाद, what was it about, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अच्छा, स्टार्टअप हमने एक्सपेरिमेंटेशन की थी बहुत, सो आई स्टार्टेड आउट, जब हम स्टार्ट किया तो वी वर यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, तो हमारा ये था कि अरे फास्ट में तो ये हम फ्लेक्स वगैरह सब कुछ प्रिंट करते ही हैं, लेकिन इट्स सच अ टीडियस जॉब के जो है ना मतलब जाना और लोगों के लिए और प्रिंटिंग करवाना, और अनलेस यू नो पीपल एंड यू नो यू हैव बिल्ड दोस कनेक्शंस, तो हम आपको प्रिंटिंग की सर्विस जो है प्रिंट ऑन डिमांड देंगे। सो वी स्टार्टेड अ काइंड ऑफ printmywork.pk एंड एक वेबसाइट बनाई। उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जी आप अपना डिज़ाइन अपलोड करें खुद ही, और हम आपको प्रिंट लाके घर कर देंगे। So it was a new concept because there were no literally services like that. वो हम थोड़ा आगे लेके जा नहीं सके because जो बाकी founders थे they were not that committed at that time. फिर साथ ही हमने उसके एक और डिज़ाइन माय वर्क के नाम से कंपनी स्टार्ट कर ली थी फॉर डिज़ाइन सर्विसेज, तो वो सही चल रही थी। बट देन आई रियलाइज्ड के डिजाइन में nobody wanted to pay in Pakistan at that time. वो लोग कहते थे कि यार हम we don't want to pay, सॉफ्टवेयर का फिर लोग पे कर देते थे। सो हमने कहा इसको हम स्केल नहीं कर सकेंगे एज अ डिजाइन कंपनी, so which gave us an idea, and one of my friends जिनको मैं उसी तरीके से कोई सॉफ्ट टेक और फास्ट के रेफरेंस ही जानता था कि एक उसके वो नेटमैग के एडिटर थे, यूज्ड टू बी इंटरनेट मैगजीन, उनसे मुलाकात हुई। इरफान भाई वाज काइंड ऑफ like I would say my mentor in this whole thing कि जी रियल बिजनेस कैसे चलता है
and relationships को कैसे मैनेज करना है. So उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था because he was running his own pharmaceutical company as well. So हमने फिर एक कंपनी बनाई which used to make SMS value added services, और वो it was mostly targeted towards corporate clients. क्योंकि जो अगर आप उस पैरा में होंगे तो you would understand कि वो आप कहते थे कि जी 756 पर डायल करें और ये सर्विस हासिल करें. तो वो those were more consumer faced, but ours were more corporate. So हमने पाकिस्तान में उस वक्त सबसे पहला कॉर्पोरेट एसएमएस बनाया. तो जब अब आपको ये मैसेज आते हैं पेप्सी, दिस मैसेज इज फ्रॉम पेप्सी, दिस मैसेज इज फ्रॉम एलाइड बैंक, और उस पर नंबर नहीं होता. So we were the first ones to build it out at that time. कि हमने जो वो मास्किंग करके कि क्या उसके ऊपर नाम आएगा. So this is 2008, I'm talking about 2007, 2008. और उसके बाद हमने इसी तरह एक SMS पोलिंग एप्लीकेशन बनाई, क्योंकि which people can relate to from the perspective कि अगर आप देखो उस वक्त स्मार्टफोन्स तो थे नहीं. So iPhone नहीं था, बाकी नहीं थे. तो for just a normal simple phone जिस पे लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं SMS के थ्रू. So हम किसी ने सर्वे एप्लीकेशन करनी है तो हमने पीछे पूरी सर्वे की एक एप्लीकेशन बनाई हुई थी. पोलिंग की एप्लीकेशन बनाई हुई थी कि अगर किसी ने उसके ऊपर पोल करना है. उस वक्त कंज्यूमर एप्लीकेशन भी बहुत थी, इवन स्टार्टअप्स भी बहुत थे, विच इवेंचुअली डाइड डाउन. लम्स वाले एक चला रहे थे, में आसिम फयाज वाज विद द नेम ऑफ चुपाल, एंड देन एक मैंगो पार्टी थी जो कॉन्फिस वाले चला रहे थे. But those are more consumer focused. Our work was more. तो हम basically वही जो ये products थी, we were selling those to telcos like Telenor, Mobilink. फिर the agreements never used to be that great कि उसमें ये होता था कि non compete, आपने एक कंपनी को बेच दी पाकिस्तान में तो आप अगली उस कंपनी को प्रोडक्ट दूसरी competitor कंपनी को 3 साल तक नहीं बेच सकते. और profit sharing models were very bad. Telcos wanted like 70% of the share और 30% वो कहते थे हम आपको देंगे, या वो कहते थे आपको वन टाइम हमें सेल कर दें एप्लीकेशन 2 लाख 2.5 लाख की. तो so those were the business model was not that great, but we were doing good alhamdulillah. And लेकिन then and that business survived even after I left Pakistan. I came out of the partnership, but that business survived for a couple of years after even I left Pakistan. इंटरेस्टिंग. ओके, सो आप पाकिस्तान से फिर कनाडा गए, एंड लेट्स टॉक अबाउट के कनाडा में जाके हाउ वाज द फर्स्ट फीलिंग कि अब्रॉड गए हैं, पाकिस्तान से हैं एज अ फास्टियन. इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बात करते हैं कि कनाडा में एलुमनाई की एसोसिएशंस किस तरह से आपने मैनेज की और वो सब. हाँ अच्छा, जो कनाडा आना था that was I would say very like fast itself. Canada or Waterloo आना was also very accidental. So there is a very dear friend of mine, Nabil Kadir. वो अब उन्होंने प्लान 9 भी बनाया था. फिर उसके बाद अब वो काफी सारे और काम करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में. So Nabil and I were also doing another company at the same time with Shapes Group, जो Shapes Gyms हैं, और हम वहाँ पे ERP. So that was one. एक तो टेल्को वाला बिजनेस था, एक हम ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे. So नबील के साथ मेरी वहाँ पे बहुत we were like family. So उस वक्त नबील के पास भी काफी प्रेशर था to do masters, मेरे ऊपर भी काफी प्रेशर था to do master. We were doing good, but अब my family, everybody's a doctor, so उनके लिए I was like क्या bachelor's इसने सिर्फ किया हुआ है. So हमने कहा चलो 1 साल का भी मास्टर ढूंढते हैं और वो करते हैं और वापस आते हैं, and then we'll do continue our venture को हम उस केस में ये था कि हम एक्सपैंड भी करेंगे. तो हम दोनों ने 2-3 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि हम यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट में अप्लाई करेंगे और जहाँ पे होगा हम इकट्ठे जाएंगे. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सबका हो गया स्ट्राथक्लाइड में एडिनबरा में स्कॉटलैंड में एडमिशन.
उस वक्त उनका एक प्रोग्राम था शायद मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या MBM if I recall correctly. So जब हमारा एडमिशन हो गया और हम उसमें एक पूरा हमने बल्कि अपने टेस्ट भी करा लिया, मेडिकल वगैरह भी करा लिया. So one of our another dear friends, बुरहान भाई थे, बुरहान रसूल, और बाकी जो 2-3 और जिनसे मशवरा करते थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार तुम लोग you guys have gone nuts. If you're gonna go outside, why are you gonna bring the same experience? इधर तुम लोगों का fast experience है, now you're gonna do the same masters, have the same experience. So why doesn't one of you explore a different option, right? So उस वक्त फिर there was मैंने इसको रिसर्च किया हुआ था प्रोग्राम, मतलब देखा हुआ था, नॉट रिसर्च नहीं किया हुआ था, लेकिन इट वाज टू एक्सपेंसिव फॉर माय लाइकिंग. तो उसको जब मैंने देखा तो और MIT का भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम था. सो आई गॉट बोथ, उनका MBA था, सो आई गॉट इट बोथ प्लेसेस. तो लेकिन एक में था कि वो उसमें US में था कि $90,000 उससे ट्यूशन फी थी एंड दे वर नॉट गिविंग एनी स्कॉलरशिप. ये कैनेडियन प्रोग्राम वाज अ बिट चीपर. लेकिन इसमें भी ये हुआ कि जब मैंने अप्लाई किया उन्होंने कहा कि एप्लीकेशंस हैव क्लोज्ड एंड तो उन्होंने कहा तो मैंने आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें. तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि जी मेरे पास यही साल है, मैंने इसी साल मास्टर्स करना है, ठीक है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो उस वक्त there was a professor called Dr. Howard who was the director of the तो उन्होंने मेरे कहा अच्छा, they interviewed me and they said okay, you're the first person we're telling in the interview that you're in, so start packing up, हम आपका जो भी है प्रोसेस करा के भेजेंगे. तो वीज़ा वगैरह में टाइम लगता है, तो बट एनीवेज तो उसमें भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी वो ही नुमान भाई हैज बीन अ वेरी, कहीं ना कहीं आके मुझे वो जो भी मैं लाइफ में नया काम करता हूँ वो फुल सर्कल आके हिट करते हैं. तो ही वाज इन कनाडा एट दैट टाइम, सो ही वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी ऑन द अदर साइड वेस्ट कोस्ट में. he already was doing his MBA over there. तो उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया कि आओ. फिर उसके बाद एक जब मैं ऑब्वियसली जब हम ये कॉर्पोरेट SMS एप्लीकेशंस बेच रहे थे तो हमारी एक कॉलीग थी जो टेलेनॉर में उस वक्त थी एंड देन शी लेफ्ट टू डू हर द सेम प्रोग्राम ओवर हियर. तो शी उनसे मेरा राब्ता हो गया. शी आल्सो एनकरेज मी टू कम. तो बस वो जिस तरह जहाँ इंसान ने आना होता है जहाँ उसकी लिखी होती है. सो दैट्स हाउ आई केम टू कनाडा. वॉटरलू आ गया. अच्छा, वॉटरलू में भी उस वक्त इट वाज सिंस कुछ लोग आते थे फास्ट के लंस के, तो कनेक्शन था. उसमें यहाँ पे भी एक प्रोफेसर हैं वॉटरलू में पढ़ाते हैं, डॉक्टर उमैर शाह. सो उमैर शाह जो है ही वाज विद मी फ्रॉम लाइक थ्रू आउट, राइट. जब आप पीछे देखते हो कि आपने कहाँ से कौन सा कनेक्शन मिला, जो आप शुरू में डिस्कशन कर रहे थे, तो उमैर शाह and I have been in school throughout. So we were in Crescent together for 10 years, but we were never in the same class. So he was in a different section for all these years. जो पहले आपके 7-8 years होते हैं, he was in a different section, I was in a different section. We knew each other, like we would see each other, but and then he went into metric, I went to O levels, then he went to FSC, I went to A level, same school. और उसके बाद he went to, उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया to figure things out, and he came to FAST, and फिर उन्होंने FAST से BBA किया. He was an O5 batch. तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन रही सॉफ्टेक से तरह. He was also when I was the सॉफ्टेक प्रेसिडेंट, वो सब मार्केटिंग में थे, और वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन रहा. Never same class. I was in engineering, he was in BBA. And then जब मैं इधर आ रहा था तो he was already here doing his masters in technology management. बाद में उन्होंने वहाँ पर डॉक्टरेट भी की, लेकिन उनसे मेरा राब्ता हो गया कि जी, and he said कि no, you should come and you know I'll. तो मुझे याद है कि जब I came, किसी को नहीं जानता था, कोई फैमिली नहीं थी. So took a taxi from the airport to Waterloo. तो he was the first one who came through bus and उनके साथ जाके ग्रोसरी की, सब कुछ किया. So that's how, जब आप कहते हैं कि कनेक्शन और अलुमनाई कैसे हेल्प करती है, so that's how it helps. Like you know, अब तो बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं. उस वक्त इतना डिजिटाइज्ड वर्ल्ड नहीं था,
So up to you're linked in a way you can figure out who is where. And तो इसी तरह अब तो जो बात आते हैं लोग कनाडा से तो देख वो तो पहले ही साइन अप कर लेते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ सारा कुछ, तो वी कैन हेल्प देम आउट. तो कनाडा का एक्सपीरियंस वाज गुड एट दैट टाइम. वाटरलू में उस वक्त ब्लैकबेरी, क्योंकि ब्लैकबेरी उस वक्त किंग था, and that was another factor of me coming to Waterloo as well कि यार I need to go to an innovation hub and see कि यार क्या चीजें हो रही हैं. And मेरा जो बिजनेस उस वक्त था वो यही था कॉर्पोरेट SMS एप्लीकेशन. सो आई वांटेड टू फिगर आउट कि यार क्या हो सकता है. बट तो वो, लेकिन जब मैं आया तो साथ ही ब्लैकबेरी का डाउनफॉल शुरू हो गया. आईफोन आ चुका हुआ था एंड दे वर रियली स्ट्रगलिंग. उन्होंने अपनी आईपैड को देख के प्लेबुक के नाम से बनाई. उस प्रोजेक्ट में मैंने काम भी किया एज अ मास्टर स्टूडेंट. लेकिन सो दोज वर द good times when I look at it, but unfortunate that Waterloo उसके बाद से जो in terms of industry wise काफी नीचे गया, innovation wise काफी नीचे गया. तो अच्छा experience रहा. Yeah. Okay, so मैंने नोट किए कि माशाल्लाह से connections आपने काफी पुराने चलाए हैं and you have been leveraging them a lot. So that's a very good thing, interesting thing as well. So Afil bhai, I would like to ask about the FANA, like you have been the president of it. Like for the audience, ये क्या करती है community? If a Fastian comes to Canada, how this community helps and what it is? अच्छा, so उसमें ये है कि we can take a step back on it, right? What is FAST Alumni Association and why it started in the beginning, right? So वही आप जो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और सारा कुछ, तो फास्ट एक प्राइवेट सेक्टर तो है, नॉन प्रॉफिट भी है. सो उसमें और फास्ट सबसे ज्यादा जो लोगों को नहीं पता कि मिलियंस जो है ना वो देती है 45 करोड़ 50 करोड़ इन scholarships every year for students, which we don't publicize. तो फास्ट का एक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि मिडिल ग्राउंड, लोअर मिडिल और मिडिल के लोगों को ऊपर लेके आना है, उनको एजुकेशन देनी है. क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो शायद बाहर जाके भी पढ़ लेंगे, वो उनको पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो दे कैन अफोर्ड, लाम से आई वो, तो दे कैन गो देयर. बट जो मिडिल क्लास है विच कैन नॉट अफोर्ड, उनको हम कैसे ऊपर लेके आए. तो दैट हैज बीन द फास्ट मिशन. और जो इसकी जो अभी भी अगर आप देखोगे तो फास्ट की जितनी फी है प्राइवेट सेक्टर में, दैट इज वन ऑफ द लोवेस्ट फी. तो उसमें जो लोगों ने अर्ली 90s में जो लोग थे उन्होंने उससे बहुत बेनिफिट उठाया. तो उन्होंने फिर कहा कि यार हम लोग वी शुड हेल्प आउट, मतलब फास्ट तो कर रहा है तो हमें भी कुछ स्कॉलरशिप स्टार्ट करनी चाहिए. सो दैट वाज द इंसेप्शन, एक्चुअल इंसेप्शन ऑफ फास्ट अलुमनाई एसोसिएशन. उसका मकसद कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं था ज़्यादा एट दैट टाइम, क्योंकि कम्युनिटी थी बहुत स्मॉल, एवरीबडी न्यू ईच अदर एनीवेज. तो कम्युनिटी बिल्डिंग का पर्पस नहीं था स्टार्ट करने का. सो पर्पस वाज कि यार पैसे इकट्ठे करें, पूल करें, स्कॉलरशिप्स दें एज एन अलुमनाई, और फास्ट के साथ एक जो बॉन्ड है उसको एस्टैब्लिश रखें इवन आफ्टर लीविंग फास्ट. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. फिर तो फोकस बहुत रहा फास्ट का, जो अलुमनाई एसोसिएशन का है वो सिर्फ जो स्कोप रह गया हुआ था वो एक रह गया, लाइक टिल इवन लाइक यू नो लेट 2000s वो यही था, स्कॉलरशिप इकट्ठी करनी है. फिर बीच में थोड़ा सा अर्ली 2000s में आ गया इंटरव्यूज में हेल्प करनी है, क्योंकि जो लोग फास्ट लाहौर से इस्लामाबाद में तो उसको थी नहीं अलुमनाई एसोसिएशन, तो जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको मेंटर करना है, उनके मॉक इंटरव्यूज करने हैं और उनको प्रिपेयर करना है टू गेट इनटू द सॉफ्टवेयर हाउसेस. और तीसरा ये था एक एनुअल डिनर होता था जो साफ कराती थी लाहौर में. सो दैट वाज द एसेंशियल स्टफ दैट हैपेंड बिफोर. ये मैं 2005 तक की 6 तक की बात कर रहा हूँ. सो मेरी इन्वॉल्वमेंट वहीं पे कैंपस में ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बुरहान भाई, बुरहान रसूल, who is also in USA now, he used to be the GM at PITB, तो वो बहुत उसमें एक्टिव थे फरीद भाई के साथ, फरीद साबरी के साथ. तो मेरी इंटरेक्शन वहीं से ही थी उस जमाने से ही उसाफ के साथ. बट मुझे
उसका जो एक एलिमेंट था जिसमें कांस्टेंट बैटल थी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, बहुत कन्फ्रंटेशनल हो जाता था। और मैं उस वक्त ऑलरेडी उस चीज में से गुजर रहा था कि मेरी सॉफ्ट टेक में मैंने भी यही चीज फेस की थी कि तो वेरी कन्फ्रंटेशनल मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन के जी आपको कितना लगता था आप सॉफ्ट टेक करा क्यों रहे हैं, क्योंकि कैंपस ही नहीं चाहता आप कराएं, राइट। सो बड़ा ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ। सो मैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी उसका तो जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तो जो मैंने आपको पहले बताया कि हाउ थिंग्स कम अप, तो हम उसको प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। तो साफ स्टार्ट वांटेड टू स्टार्ट गिविंग मेंबरशिप कार्ड्स टू अलुमनाई, क्योंकि उस वक्त कैंपस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप कैंपस में एंटर नहीं हो सकते। सो उस वक्त फिर माय कंपनी स्पॉन्सर्ड दोस कार्ड्स कि हम ये कार्ड स्पॉन्सर करते हैं, अलुमनाई के प्रिंट करके देते हैं, या हमको पैसे ले लेंगे थोड़े बाद में, शुरू के कार्ड्स फ्री करके दिए, बाद के कुछ पैसे ले लिए होंगे, या मतलब उसको हम सब्सिडाइज करके देते थे। तो वहाँ से रिलेशनशिप बना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मर्चेंडाइज शॉप पे खोलें फास्ट की, जिससे हमें कोई रेवेन्यू आए फॉर विच वी कैन यूज फॉर आवर एनुअल डिनर और स्कॉलरशिप और व्हाटएवर। लेकिन स्टिल वो जो एक वाइडर कम्युनिटी बिल्डिंग वाज नॉट स्टिल देयर। तो जब इसका मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट आई वुड से कि 2007 में रिफाना पे आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, वाज रेहान भाई हैं 95 बैच के। सो ही वाज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो जो सिएटल में जो कम्युनिटी है वो उस वक्त अराउंड थी ही माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि 2007 में गूगल तो अभी स्टार्ट हो रहा था, बाकी कंपनीज इतनी वहाँ पे थी नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ आपके जो अलुमनाई थे वो माइक्रोसॉफ्ट आ रहे थे और वो सिएटल में होते थे। सो वहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई जिस इज कॉल्ड फास्ट अलुमनाई एसोसिएशन, उसका नाम रखा। और उसका मकसद एट द एंड यही था कि पहले रेहान भाई एक पैसे पूल करके उस आफ को लाहौर में भेजते थे फॉर स्कॉलरशिप लोगों को, तो वो पर्सनल अकाउंट में डीलिंग करना मुश्किल हो रहा था। तो दे सेड कि नाउ वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। हमने मकसद उस वक्त यही था कि हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी कम्युनिटी थे विद इन द कैंपस, माइक्रोसॉफ्ट कैंपस, और वो अपने वहाँ पे मीटअप्स कर लेते थे। तो वाइडर यूएस वाइड काम करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई और कि जी हमारी ये लोकल कैंपस की कम्युनिटी है, यहाँ से हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे पैसे, मैचिंग्स भी लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से मैचिंग फंड भी करवाएंगे, और हम पैसे भेजेंगे फास्ट को फॉर स्कॉलरशिप को, साफ को। सो वहाँ से फिर बट उस वक्त ये था कि अब वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में कराची फास्ट के भी लोग थे, इस्लामाबाद फास्ट के भी लोग थे। सो द पर्पस वाज कि अच्छा जी हम लाहौर तो भेज देंगे, लाहौर में एक बड़ी एक्टिव अलुमनाई एसोसिएशन है सिंस 90s, लेकिन कराची और इस्लामाबाद कैसे कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। पेशावर की अलुमनाई उस वक्त थी नहीं, भी एक दो बैचेस ग्रेजुएट हुए थे। सो दे सेड कि अच्छा हमने भाई ये अलुमनाई एसोसिएशन हमें बनानी पड़ेंगी वहाँ पे, अगर हमने वहाँ पे उनके साथ लोकली कोऑर्डिनेट करना है, हमने स्कॉलरशिप देनी है, क्योंकि फास्ट का उस वक्त उस तरह रिलेशनशिप अलुमनाई से इतना स्ट्रांग नहीं था फॉर वेरियस फैक्टर्स। तो जब फिर ये 2009 में फास्ट अलुमनाई एसोसिएशन इस्लामाबाद बनी, इसी तरह ये फॉर्मलाइज थोड़ी कराची वाली उस वक्त हुई। लेकिन आई वुड से कि फिर 2012 में जब मैं आया यहाँ पे 2011, तो कनाडा में भी थे अलुमनाई लेकिन मिलते नहीं थे। सो मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट मीटिंग अप। तो हमने 2012 में काइंड ऑफ एक हर साल हमने एक मीटअप स्टार्ट किया, विच हैज बीन गोइंग ऑन। अब तो इतने मल्टीपल्स 40 मीटअप हो जाते हैं साल में, हर वीकेंड लोग मिल रहे होते हैं। सो वो एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि यार हम वी हैव टू मीट एंड हेल्प ईच अदर। सो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ, फिर हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया। फिर मेरी कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं थी अलुमनाई एसोसिएशन के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंटली। I was kind of a local person in Canada who was
हेल्पिंग आउट, बिकॉज उस वक्त उसको फास्ट अलुमनाई एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका कर दिया, तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी आ गया, सो कनाडा का आई वाज काइंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंस 2012। लेकिन मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी क्योंकि इट वाज अ यूएस बेस्ड चैरिटी जिसके साथ आपने एक कनाडा के लोगों को बीच में इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। And then Ahmed Bhai came in. Ahmed Malik, he's 92 batch Lahore. So he was the one who kind of उन्होंने उसको organization को Seattle से निकाला, उसको expand किया, because he was also based out of Michigan. कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, आप just need to expand, do community building, help people out. So that's how it expanded. और फिर जब अहमद भाई was उनकी टर्म पूरी हुई तो then he nominated me कि जी, because he knew me कि भी कनाडा में काम कर रहा है कि भाई now you come in and take charge। and तो जब फिर मैं आया तो मेरा फोकस ये था कि भाई स्कॉलरशिप पे तो मसला ये है कि आप अगर आई एम मीटिंग यू अजान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो अगर मैं आपसे पहली बात ये करूंगा कि यार वी हैव एसोसिएशन, व्हाई डोंट यू कंट्रीब्यूट टू द स्कॉलरशिप फंड, तो यू विल प्रॉब्ली नेवर मीट मी अगेन, राइट। सो हमारा कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि यार वी नीड टू स्टार्ट डूइंग कम्युनिटी बिल्डिंग, हेल्पिंग न्यू इमिग्रेंट्स आउट जो एक दूसरे को नहीं जानते, और बेसिकली सेटलमेंट सपोर्ट। तो सेटलमेंट सपोर्ट हो रही थी पहले भी, ये नहीं था कि नहीं है, कोई किसी को जानता है, माइक्रोसॉफ्ट में लोग आ रहे हैं, सिएटल में आ रहे हैं, लेकिन वाइडर कम्युनिटी बेस्ड में नहीं थी। तो वहां से फिर हमने ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स स्टार्ट किए, वेबसाइट्स बनानी शुरू की, पार्टनरशिप्स शुरू की विद डिफरेंट कंपनीज। सो yeah, I think that's how my whole journey into coming in, or also relationship building campus से। relationship building I would say कि अहमद भाई ने बहुत start कर ली हुई थी। अहमद भाई was I think the pioneer in this कि उन्होंने campuses के साथ relationship building start की, but then I built on top of it। तो मैंने कोई ऐसी काम नहीं किया आगे कि जी whatever अहमद भाई was doing I'm just gonna जो होता है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में कि ये जो पिछला बंदा था वो गलत काम कर रहा है और मैंने आके सब चीजें चेंज करनी है। सो दैट वाज नॉट द इंटेंट। मेरा ये था कि जो चीजें चल रही हैं सही उनको चलाएं और उन पे बिल्ड करें ऑन टॉप ऑफ दैट, और साथ नई चीजें स्टार्ट करें। दैट वाज ग्रेट और ग्रेट इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं ना सुन रहा था एक पॉडकास्ट या फिर एक सेशन इस तरह से कोई एलुमनाइज का डॉक्टर आफ्ताब से। तो डॉक्टर आफ्ताब मेंशन्ड के व्हाई डोंट यू गाइस हु स्टडी हु वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह से बिग टेक कंपनीज में कम बैक टू फास्ट एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी, टीच टू द स्टूडेंट्स और वो सब। तो आई वांट टू नो कि क्या इस पर काम हो रहा है या फिर इस पर क्या अपडेट्स हैं आपकी तरफ से? इस पे काम आई थिंक हम बड़े लेवल पे तो अभी तक उसका नहीं हुआ है, लाइक बट वी हैव बीन फैसिलिटेटिंग, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके हमने इंट्रोडक्शंस कराए कि इफ यू रिमेंबर द कपल ऑफ इयर्स बैक, आई थिंक 2020 2021 में जब ये पाकिस्तान में स्टार्टअप बूम आ रहा था, so these startups were raising money but they didn't know how to build scalable infrastructures। so उस वक्त हमने बहुत काफी लोगों के इंट्रोडक्शंस कराए विद जो सीनियर हमारी alumni थी विद पीपल ओवर देयर, और नॉट ओनली के फास्ट नेसेसरली कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा ये मकसद नहीं होता कि यार फास्ट है तो हम मतलब ना GI के लाइक वी हेल्प ईच अदर आउट। तो हमने इंट्रोडक्शंस कराए, उसके बाद कुछ लोग मूव किए भी यहाँ से ड्यूरिंग कोविड, दे वेंट बैक, स्पेशली जिनके एजिंग पेरेंट्स हैं उनके ऑलवेज एक माइंड में होता है कि यार मैंने जो लास्ट कुछ मेरे पेरेंट्स के साल रह गए हैं, आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू स्पेंड दोज ईयर्स विद माई पेरेंट्स, और आई शुड बी सपोर्टिंग माई पेरेंट्स अगर मैं उनको यहाँ नहीं बुला सकता और अगर वो यहाँ मूव नहीं होना चाहते तो उनके माइंड में होता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल डिड दैट। तो मैं जानता हूँ 6-7 लोग जो गए हैं पाकिस्तान में, वो CTO हैं किसी कंपनी में या अपना एक चला रहे हैं या पहले, लेकिन उसमें से प्रॉब्लम ये हुई कि जो 20 एक रिवर्स माइग्रेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो बाय द टाइम दैट टाइम केम या हम लोग सोचना शुरू हुए तो वो जो थोड़ी कंट्री की इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई उसकी वजह से लोग फिर
थोड़ा सा रुक गए 20 जब स्टार्ट तो होगी 2021 में वो एक मूवमेंट सी, लेकिन जब वो 2022 में सारा गवर्नमेंट के इशू स्टार्ट हुए तो पीपल सेड मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो बैक. सो इट वुड हैपन. अभी द वे the world is changing rapidly, right? Most of us would be jobless, right? With AI, advancement of technology, so we have to reskill ourselves. So at that time हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई हमने तो रीस्किल होना ही है, रीबिल्ड करना ही है अपने आप को, ट्रांजिशन करना ही है किसी और चीज में. सो would Pakistan be the best country to do that? Would UAE or Middle East be the best country to do it, or any other country, whether it be Latin America or Europe or Asia is the best country to move to get that thing done? तो वो लोगों के constant mind में होता है कि आगे क्या करना है. एक चीज सिर्फ ये होती है कि once they have kids and they are doing schooling there, तो बच्चों को मूव करना. सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? जिसके हम बहुत एक पूरी पॉडकास्ट कर सकते हैं उसके ऊपर के क्या फैक्टर्स होते हैं. लेकिन देयर हैव बीन पीपल हु हैव मूव्ड बैक. सो ऐसा नहीं है कि लोग लाइक आई नो सलमा वेंट बैक. She was there at I think Islamabad for a while. You must have heard of Kanwal Chima. She was in Australia working in Cisco. She has moved back. She's in Pakistan. So just और regardless अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो still remotely बैठ के काफी सारे पाकिस्तानी startups को advise कर रहे हैं. So you don't need to be physically there to help out the community back home. You can still in advisory capacity help them out. Okay, so considering the things you have mentioned, abhi is waqt, do you think it's a good option for Pakistanis to move to Canada, या फिर they should seek for some other countries? At this time, I would say no, क्योंकि अभी कनाडा को रीबिल्ड होके वापस आने को जो पिछले 2-3 साल में कनाडा के साथ हुआ है, आई डोंट एडवाइज एनीबडी कमिंग टू कनाडा राइट नाउ, क्योंकि कनाडा भी रीबिल्ड होगा, इसकी चीज़ें थोड़ी सेट होंगी. क्योंकि the one of the things that I don't, the reason I ask people not to come here is the cost of living. उसके बाद जो है jobs are scarce, jobs आपको नहीं मिलेंगी, and which is kind of a global phenomena. UK में भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन US is still way better. तो मैं तो पिछले 2-3 साल से अगर मुझसे को पूछता तो I would say कि just go to US or maybe Middle East for now. तो कि कनाडा में आके I do understand everybody is in different stages of life, right? Maybe अगर आप आ जाओगे you can live frugally, maybe you can survive. And then there's a need for people who are now in their late 40s, 50s, Middle East में जो लोग हैं, अब उनको पता है कि हमारी एंड ऑफ वर्क लाइफ आ रही है एंड वी कैन मूव बैक टू पाकिस्तान. तो मिडिल ईस्ट वाले जो होते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री सिटीजनशिप नहीं देती, दे कम हियर. उनके बच्चे भी फिर यूनिवर्सिटी जाने वाले होते हैं उस टाइम पे या हाई स्कूल में होते हैं. सो कनाडा में जो फ्री हाई स्कूल तक एजुकेशन है, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है फॉर यूनिवर्सिटीज, तो वो लोग आते हैं. सो उनके लिए इट वुड स्टिल बी अ लायबल अपॉर्चुनिटी. अगर आप अमीर हैं, इफ यू हैव मनी, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ इफ यू हैव मनी इन पाकिस्तान, Canada would be still the good place to move to. But if you are from a middle class family, it would be tougher. So I would explore emerging economies to move to. US is still a viable option. Europe में कुछ जगह हैं जैसे Switzerland, ये वो, and there are still good options. So do your research and then make those moves accordingly. पैसों वाले पॉइंट से याद आ गया, वो एक फ्रेज था, इडियम टाइप था कि इफ यू हैव मनी एवरीथिंग इज फनी एंड इफ यू हैव नो बक्स एवरीथिंग सक्स. So yeah. Okay, so as we are moving to the end of the podcast, तो राफिल भाई, as you are very interested in the Gen Z और ये नई जो जनरेशन आ रही है ना इस स्टफ में, तो what advice do you have considering the problems this generation is going through? हर तरह की प्रॉब्लम, नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉब्लम से भरी हुई जनरेशन है, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ. तो
what advice would you like to give to them? मेरी एडवाइस यही होगी, फोकस, राइट। हम लोगों के ज़माने में भी डिस्ट्रैक्शंस आनी शुरू हो गई थी, मोबाइल फोन्स थे। सो मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं देता, लाइक एवरी जनरेशन इज एट इट्स ओन, मतलब मेरा एक सजेशन ही होती है, मैं किसी को ये नहीं कहता बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के साथ। और स्पेशली लाइक अगर मुझसे कोई एडवाइस पूछेगा शायद मैं अपनी जनरेशन के बंदे को दूंगा, मैं नॉर्मली जेन जीज या अल्फाज को बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं देता, because they are their own generation, right? हम उनको एडवाइस नहीं दे सकते। You guys are probably a TikTok generation, so we can't probably relate to that. लेकिन I think main thing is that the world is going to be turbulent for the next few years. When you'll be coming out, especially the CS students, entry-level jobs won't be easy. Yes, pivot hongi, kuch nayi jobs creation hongi, so you need to be on the lookout where the industry is actually going. Pick those fields very early on and right kind of move into those fields. उसके बाद दूसरी बात ये कि distractions, right? You guys have so many distractions, whether it be Instagram, TikTok, some other stuff, like जो in world, मतलब बाहर भी जाते हो, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मतलब हर चीज हो रही है, which were not too common। होते थे हमारे ज़माने में, कॉन्सर्ट होते थे कभी साल में 2-3 हो जाते थे, बट अब तो हर वीकेंड IRC के हो रहे हैं, देयर eateries opening up। So जो अगर आपने कुछ अचीव करना है, देन व्हाट आई कॉल सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सो वो जो आपने एक अपनी नॉइज है ना, वो अपनी लाइफ से फिगर आप निकालनी है चीज़ों को, बेसिकली कंटेंट टू नॉइज रेशियो, कि क्या चीज़ है जो मैं फोकस करके मुझे करनी है, और आई हैव टू बी द बेस्ट इन दैट, एंड बाकी जितनी चीज़ें साइड पे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो और साथ ये है कि बहुत सारी रिजेक्शंस आएंगी आपको, दैट वुड ब्रिंग यू मैं मतलब when I talk to people, they would say, oh, I have mental health issues, whatever those things, right? These things were there kind of in our time, not acknowledged, but we came out of those things because हमारे पास कोई किसी ने अवेयरनेस नहीं थी मेंटल हेल्थ की, जी मेंटल हेल्थ कोई चीज होती है। सो वो जो है, whether it be your relationships, whether it be your जॉब सिचुएशन, कि आप आए हैं जॉब नहीं मिल रही मार्केट में, सो वो रिजेक्शन मैनेजमेंट यू हैव टू स्टार्ट मैनेजिंग, basically to keep your chin high. Okay, let's move on. So you have to move on very very quickly. जो हम लोग कई दफा होते थे कि मूव ऑन ही नहीं करते थे लाइफ में, जी अच्छा यार इस साल मेरा यूटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो शुड आई ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर? नो, don't there's no need to wait for anything कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। if that is really what you want to do, sure, you can wait and try next year, but in grand scheme of things your degrees और सारी चीजें in future में matter नहीं करेंगी। So whatever your focus is, जो भी चीज है उसको पकड़ो, get it done as soon as possible and move to the next thing। और that would be my, like अगर मैं एक दो सजेशन देना चाहूँगा हाई लेवल पे, तो यही होंगी कि and do not take advice from anyone who has not done anything of that sort। किसी ने अगर काम किया ही नहीं ऐसा, तो मैं कभी जब मैंने कोई काम नहीं किया होता, and I think that's where when you asked me to do this interview, I said I don't feel like I've done anything in my life, right, which is actually worth sharing। So I would say focus on building yourself, building your brand, right? Because in tomorrow's world, ये एक गिग इकोनॉमी है। सो इट्स नॉट गोना बी कि ये आप एक माइक्रोसॉफ्ट में काम करोगे या बाकी जगहों पे काम करोगे। यस, वहाँ पे जॉब्स होंगी, ये नहीं है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं होंगी, बट इट वुड बी लाइक अ गिग इकोनॉमी के जान का एक ब्रांड अगर बना हुआ है एंड ही इज काइंड ऑफ टेकिंग ऑन 5-6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो कर रहा है और डिलीवर कर रहा है, और so you are just like working like a gig worker majority of the time, because full time काम जो होगा ना वो इतना होगा नहीं, right?
these IT project managers would get replaced, IT product managers would get replaced, software engineers would get replaced. So या तो नई jobs आएंगी जो अभी in the short term हमें नजर नहीं आ रही कि कौन सी होंगी, क्या करना है और किस लिए कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. But if you can get 2-3 customers इनके पास, आप एक के पास से 2 घंटे ले लो, दूसरे से 2 घंटे ले लो, then you would be very much prepared कि यार I have to be focused on this and I have to work on this stuff. Makes sense and interesting. अच्छा, वो last podcast में ना एक guest थे मेरे, एहसन भाई, and he has worked in 3 FAANG companies, Google, Meta और Amazon. तो I was having a discussion with him, तो वो बता रहे थे कि ठीक है AI jobs तो create करेगा, but it's a big question mark कि क्या उतनी jobs produce करेगा जितनी वो लेके जा रहा है. So Exactly. कहते इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है कि अभी आगे क्या होने वाला है. Exactly. So what you can do is, when you don't know anything, the best you can do is to prepare for yourself and imagine what would be the world like, right? And then, because हम अब कई दफा ऐसी, मतलब I can give you an example कि मैं आज से 10 साल पहले था, मैं कहता था कि everything would start become, जब subscriptions का model नहीं था, so I started working for a company and I quickly figured out कि आज से 10-12 साल बाद जो है ना एक subscription based model होगा. और subscription based model, whether it be Netflix, whether it be मतलब जिस तरह स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर आपको मिलता था उस जमाने में, सीडी ले ली एक दफा वन टाइम एंड आपको ये अपडेट्स भी सारी फ्री में मिल रही हैं या नहीं मिल रही. सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड इस तरह बिल मतलब चीज़ें नहीं होती थी, बिलिंग्स थी थोड़ी बहुत लेकिन उसके अलावा चीज़ें नहीं थी. लेकिन अब हर चीज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड आ रही है. अगर आपने कोई टूल भी यूज़ करना है AI का, दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड. सो वो जो थी आज से 10-12 साल पहले पीपल वर नॉट हर्ड ऑफ. और हम कल रात को ही जब हमारा एक बल्कि फास्ट का मीटअप हो रहा था तो मैं यही कह रहा था हमारा कि मैं जैसा सोचता हूँ कि शायद लोग गाड़ियों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए एंड किस में क्या फीचर आ रहे हैं. तो मैं उनको यही कह रहा था कि मैं इस वक्त देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद क्योंकि जेन अल्फा कहेगी यार हमें ड्राइविंग करनी ही नहीं है, so it would be a subscription based car जिसमें आपके पास एक सब्सक्रिप्शन आ गई और अब आपने कहा कि जी मैंने ग्रोसरी करने जाना है, आपने कहा अच्छा कौन सी गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई, आप उसमें बैठे, आपने ग्रोसरी की, आपने कॉफी पी. तो वो जो है तो मॉडल इज द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर Uber and Careems and everything, but it will be more interconnected. ठीक है, उसको आपका स्केड्यूल पता होगा कि आपने किस टाइम पे आना है, तो वो आपको पिंग करेगी कि अच्छा भाई आपका ऑफिस आज खत्म हो रहे हैं, डू यू वांट मी टू पिक अप एट दिस टाइम और यू वांट टू लाइक देयर इज अ डिफरेंट टाइम यू वांट टू पिक अप. तो आपको गाड़ी रखने की जरूरत नहीं होगी. सो इट वुड स्टिल बी लाइक इट वुड बी कार एज अ सर्विस टाइप ऑफ अ थिंग होगी, जो अब चेंज तो होगी पिछले. लेकिन ये जो बात है ये मैं आज से नहीं कह रहा है कार वाली, मैं अगर जो लोगों से मिले मैं 2017 में भी ये बात करता था जब अभी Uber Careems अभी नई आई थी. So तो अब ये है कि I think that's how things would change and I don't know what the world in 2050 would be, I don't even know what the world in 2030 would be. So what would be like in 5 years. So अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, the best you can do is prepare for yourself, see what's going to happen. Look out the opportunities, look at जो jobs आ रही हैं नई, वो देखें किस टाइप की आ रही हैं, quickly reskill yourself. ये ना कहेंगे जिससे मैं डिग्री कर ली पास से तो मुझे जॉब मिल जाएगी. You would have to do extra, you would have to do even हम अभी तक नई सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं. So you have to continuously reskill yourself and figure out what I want to do in life and what career I want to build and yeah. Yeah. तो बिफोर आई मूव टू द एंडिंग क्वेश्चन, मैं स्पेसिफिक चीज ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक जिस तरह से ये सब कुछ बदल रहा है ना, सो सिर्फ फास्ट से डिग्री कर लेना 4x4 GPA के साथ एंड यू आर जस्ट वन लाइक अ लॉट मैनी पीपल, वो काफ़ी नहीं होगा. यू मस्ट बी हैविंग सम प्रोफाइल, सम ब्रांड के, आपका ब्रांड बनाओ, लोग आपको जानते हो. नुमान भाई से मेरी डिस्कशन हो रही थी एंड उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की कि आगे जाकर ये मैटर नहीं करेगा कि आप किसको जानते हो, मैटर ये करेगा कि आपको कौन जानता है. या दैट्स एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू मैटर. तो एंडिंग में बस आप
आपसे यही पूछेंगे कि any last minute thoughts before ending this podcast from your side? नहीं, आई थिंक कि जो मुझे लगता है कि योर जनरेशन वुड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. दे वुड बिल्ड आउट what we would be using as a consumers in the next few years. So, or I think you guys are also very politically aware generation. हमारे से जो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन है वो तो पॉलिटिकली भी कुछ नहीं थे. दे आर वेरी रिलैक्स जनरेशन के. अच्छा भाई, एक चीज़ों को एक जैसे कहते हैं ना कि बड़ा स्टेबल जनरेशन है कि जी अब से एक जॉब ले ली और उसी में जो है ना 15 साल 20 साल लगा दिए, पूरी लाइफ लगा दी, 30 साल 35 साल लगा दिए, जो हमारे पेरेंट्स थे या हमारे सीनियर्स थे जो उन्होंने किया. राइट. अब हमारी जनरेशन आई, वो उस तरह आ गई कि जी 3-4 साल एक जॉब में निकाल लिया तो बहुत बड़ी बात है, एंड देन हैव टू मूव ऑन. लेकिन I think your generation would move very fast, would probably not like to work for employers that much. They would like to build their own products. So, उस चीज में, as you said, you have to be very socially active, build a brand, get your brand recognized. And I think that's as long as you do it. So whatever you said, right? The 4GP is not going to help you. What you can do for me, what's going to be the turnaround time, how can you envision the future? हर चीज इसमें चेंज होगी. सोशल फैक्टर्स, relationships, मतलब बहुत चीजें जो है ना, आई थिंक वुड बी समथिंग जो हमने अपनी ट्रांजिशन देखी है कि जब सेल फोन नहीं था, फिर सेल फोन आया, फिर स्मार्टफोन नहीं था, फिर दूसरा स्मार्टफोन आया, उसमें कैसे इंटरेक्शन चेंज हुई. अब जो होता है हम कहते हैं यार कि बस नहीं, मैंने व्हाट्सएप नहीं देखना, ग्रुप नहीं देखने, लाइक वी आर टायर्ड ऑफ इट. तो इसी तरह अब आपकी जनरेशन होगी, द वे द वर्ल्ड इज गोइंग गो, Web3 आएगा. ठीक है, तो हम ये जो पिछले 20-25 साल से पुरानी वेबसाइट्स और जो मॉडल्स यूज कर रहे हैं फॉर कंज्यूमर वेबसाइट्स, दे वुड चेंज. फाइनेंशियल सिस्टम इटसेल्फ वुड चेंज विद ऑल द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस. जो हमें सारे मसले आए, वायर ट्रांसफर करो, इधर करो, अप्रूवल जाओ, बैंक जाओ, बैंकिंग का सारा कुछ, बैंकिंग वुड essentially change. Housing का model would change. People would probably not think about buying houses anymore. वो भी जो उसी में सारा कुछ आ जाता है. सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल शायद आ जाए हाउसिंग में भी कि अच्छा जी I'm gig economy, मैं इधर 2 साल I'm gonna work as digital nomad in Ireland, then I'm gonna move here. Why should I buy a house and just get tied to something? So with the world is gonna be interesting. So ये जो पूरी एक disruption है 70 साल के बाद, टेक्नोलॉजी साइड पे भी, सोशल साइड पे भी. So I think you guys are gonna be the pioneers of it. So whatever you guys build, मेरी जो suggestion आपने पूछी है, जो मैं पूरी the reason I'm building all of this is कि don't forget ethics while you're building it, right? Quick profits, screwing somebody over something, right? Those are the things जो आपकी as a human element आपको reflect करता है कि यार would you want to work with this person, would you want to be remembered that person. तो अगर आप इस पर देखेंगे दुनिया में जो पिछले साल जो इवेंट किया था उसका थीम भी ये था एथिकल एआई. तो एथिकल एआई वुड बी द मोस्ट थिंग्स के यार हमने किसको, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि जी ये लोगों की वीडियोस बन रही हैं सोशल मीडिया पे, फेक वीडियोस बन रही हैं, सारा कुछ. सो आप लोगों के पास एक टेक्नोलॉजी तो आ गई है, राइट? How can you make ethical use of it to make the life better for humans and for yourself and people around you is the key thing that everyone should focus on. And try ke you are not part of the bad actor audience and actually part of the good AI side of things. ये सब सुनने के बाद ना मुझे वो स्पाइडरमैन वाली वाइब्स आ रही हैं. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. Correct. So thank you so much, Rafil bhai. It was an awesome session
मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, एंड इट वाज़, यू नो, एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू